सही। देखिए वर्कशीट विजिबल है, ये विजिबल है, आप लोगों को दिख रही है। अच्छा भाई, डिफ्रेंशिएशन से हमने स्टार्ट करना है और पर्टिकुलरली हम वो MCQs सॉल्व करेंगे जो NAD के पास पेपर्स में आ चुके हैं। और पास पेपर्स हमने कुछ इस तरह कलेक्ट किए हैं कि जो स्टूडेंट्स ने पेपर्स पिछली दफ़ा दिए या उससे पिछले साल दिए तो उन्होंने आके हमें बताया कि भाई इस तरह का क्वेश्चन आया। तो आप और ये पास पेपर्स पिछले साल भी हमने बच्चों को कराएं तो पेपर्स लगते हैं, मतलब NAD के अंदर क्योंकि उनके कंप्यूटर्स पे पेपर्स या MCQs टाइप हुए पे हैं, तो जब स्टूडेंट जाता है नया कोई भी तो वही तरह के MCQs जो हैं वो उनके टेस्ट में भी आते हैं। कुछ वैल्यूज़ में चेंज हो सकता है वरना मोस्टली सेम भी आते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन से हम स्टार्ट करते हैं। इस वर्कशीट के अंदर हमारे पास सारे टॉपिक वाइज जो है वो MCQs सेपरेट हुए हुए हैं। जैसे कि स्टार्ट में अगर आप देखेंगे तो अलजेब्रिक फ्रैक्शंस हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्री के कुछ MCQs हैं, फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के MCQs हैं। तो इस तरह से जो है ना वो पोर्शन वाइज जो है वो इसमें डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो इसी तरीके से हम भी इनको स्टार्ट करेंगे ताकि हमारे कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। अच्छा भाई, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन से। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो हम डिफ्रेंशिएशन का अगर पढ़ें तो भाई क्या है हमारे पास डिफ्रेंशिएशन, क्या बेसिक फार्मूला है हमारे पास डिफ्रेंशिएशन का। तो अगर हमने किसी भी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है यानी कि हमने d/dx अप्लाई करना है तो हमारे पास एक फंक्शन y की फॉर्म में भी दिया हुआ हो सकता है, y = x की पावर a। अगर इस तरह से कोई भी फंक्शन होगा तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा, यानी कि अगर मैं dy/dx लगाऊंगा तो ये राइट हैंड साइड क्या बन जाएगी, a तो मैं इसको यूँ बता दूँ, यहाँ पे डिफाइन कर दूँ कि a बिलोंग्स टू n, मतलब a कोई भी नेचुरल नंबर है। तो अगर आपको ये बात नहीं क्लियर हो रही तो हम इसको और आसान कर देते हैं। क्या होगा अगर y = x की पावर 3 दी हुई होगी, हाँ 3x, तो dy/dx किसके बराबर आ जाएगा भाई, 3x के। सही है, हाँ या ना, हाँ नहीं, क्यों बताओ फिर सही क्या है।
जिसको लगता है सही है वो ठीक है, क्योंकि देखो भाई बेसिक पहले आप लोगों ने ये सब इंटर में पढ़ा है, ऐसा ही है ना। तो हम लोग तो मैं तो सिर्फ पहले आपको एनालिसिस करूँगा कि आप लोग को कहाँ तक आते हैं, ताकि उसके आगे से हम क्लियर करें। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट पास पेपर के MCQs करें, हमको कुछ समझ नहीं है। सबसे पहले बेसिक आइडिया मुझे बताओ कि सब लोग क्या एग्री करते हैं कि x³ का डेरिवेटिव 3x है या नहीं है। ये एग्री नहीं करती तो फिर बताएं भाई क्या है, बताएं, आपको बताया हम यहाँ लिख लेते हैं। क्या होगा भाई, ये सही है, सही है, सब सही है, आप सब गलत। 3x² होगा तो भाई पहले क्यों नहीं बोला, इसका डेरिवेटिव होगा 3x²। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपने समझना है कि जब भी d/dx लगेगा तो दो काम करने आप लोगों ने, दो काम। सबसे पहला काम कि ये जो पावर है ये यहाँ पे मौजूद नंबर से मल्टीप्लाई होगी, वो तो हमने किया, लेकिन दूसरा काम नहीं किया। दूसरा काम क्या है कि पावर -1 भी तो होगा, तो 3 - 1 2 होगा। तो दो काम होंगे हमें डिफरेंशिएशन में याद रखने, अगर हम अलजेब्रा की बात कर रहे हैं, अगर हमारे फंक्शंस अलजेब्राइक फंक्शन। सबसे पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना चाहिए। इसका मतलब ये, अच्छा देखें, आप लोगों ने अपने नॉर्मल क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ऐसे पढ़ा होगा कि भाई d/dx इधर y पे भी लगेगा, फिर d/dx इधर x की पावर 3 पे भी लगेगा। मतलब इस तरह हम दोनों तरफ d/dx लगाते हैं, मगर रिकैट करते हुए तो हम ये सारे स्टेप्स स्किप करेंगे, तो हम अपने दिमाग में रखेंगे। तो बेसिक आइडिया हमने क्या ध्यान में रखना है कि भाई कोई भी फंक्शन अगर हमें दिया हुआ है, जैसे कि 5x की पावर 4 अगर हमें दी हुई है और हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, मतलब कि dy/dx अप्लाई कर रहे हैं, तो दो काम होंगे। पावर साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगी, तो भाई पावर क्या है 4, और वो किससे मल्टीप्लाई होगा 5 से। सबसे पहला काम ये कि हमारे पास 20 हो जाएगा, और दूसरा काम क्या है 3 हो जाएगा, तो पावर में 1 लेस होगा। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट आप यहाँ लगा लो, यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगा लो। साइड में मैंने बता भी दिया कि x कोई भी नेचुरल नंबर है भाई, x 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या होगा, पावर नीचे उतार दी भाई, और अब क्या होगा, पावर में 1 माइनस होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, कुछ भी पावर होगी x की, तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि वो पावर नीचे उतरेगी और उसमें से 1 माइनस होगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही। चले भाई इसको हम एक और तरह से समझते हैं। अगर हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) = x की पावर n, फंक्शन दिया हुआ, और हमसे सवाल में कह रहे हैं कि भाई f'(x) फाइंड करना है, तो आप सबको बात पता होगी कि dy/dx लिख ले या f'(x) लिख ले, एक ही बात है। ऐसा ही है ना भाई, ये जो एक दफ़ा कॉमा लिखा हुआ है इसका मतलब है कि इस पर एक दफ़ा डेरिवेटिव अप्लाई हो चुका है। बताओ राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, क्या होगा राइट हैंड साइड पे, जल्दी जल्दी बताओ। पहला काम क्या करना है, पावर नीचे उतरनी है, ऐसे ही है ना। पहला काम हमने ये कर दिया n, अब हम x की पावर में क्या करेंगे n-1, तो यहाँ पे हम n-1 करेंगे। तो ये बेसिक आइडिया, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं कि भाई अगर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इस तरह के होंगे 5/2, बताओ भाई कौन सॉल्व करके बताएगा। अगर आपके फ्रैक्शंस क्लियर है तो बिल्कुल ठीक है, नहीं है तो कैलकुलेटर निकाल लो, फटाफट 5/2 को 2 से मल्टीप्लाई करो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही कहानी। अगर आप NAD के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कैलकुलेटर का सही इस्तेमाल भाई आपको आना चाहिए, और आपकी फिंगर जो है ना वो बिल्कुल ऐसे जैसे कीपैड याद होता है ना फ़ोन का, ऐसे कैलकुलेटर के बटन याद होने चाहिए। तो ऐसे आपको बटन याद होने चाहिए। तो ज़रा लिख लें फिर इसको। सबसे पहले 5/2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया आपने, कितना आ गया 5/2 × 2, 5। तो ये पहला काम है कि हमने 5 लिख दिया। ऐसे ही करना है ना भाई, ऊपर नंबर को साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब उसके बाद हमने x लिखना है। अब अपने कैलकुलेटर में आपने 5/2 -1 करना है, दो काम करने हैं आपने, तो 5/2 -1 कर लें। अब थ्री अपॉइंट 2 आ गया, ऐसा ही है। तो ये आपके पास 3/2 आ गया, ये आपका डेरिवेटिव हो गया। समझ में आ रही है भाई। कैसी भी पावर हो जाए, अगर तो दिमाग में सॉल्व हो रही है गुड, नहीं हो रही कैलकुलेटर निकाल लो, पावर को साइड से मल्टीप्लाई करो, पावर में 1 माइनस करो, दो काम करने हैं आपने। अगर अलजेब्राइक फंक्शन होगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। चले भाई एक दो और फंक्शंस को हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास अगर एक फंक्शन लिखा हुआ है भाई y = 3x की पावर -2/3, ये हमें फंक्शन दिया हुआ है और हमसे सवाल में कह रहे हैं कि dy/dx निकाल दो। जल्दी से बता दो भाई ज़रा आंसर। रजिस्टर ओपन कर लें कि पास पेपर भी हम सॉल्व करेंगे। तो ये जब आप लोगों को मैं ये बेसिक आइडिया दे दूंगा तो पास पेपर खुद ब खुद सॉल्व होंगे। रजिस्टर में बेसिक कॉन्सेप्ट लिखते रहो। ये पार्ट 2 की बुक है, पार्ट 1 है ये आपके पास जो बुक है, इस पे E-CAT 1 लिखा है, 2 लिखा है।
हाँ सेकेंड ईयर के, ठीक है। इस पर डिफ्रेंसिएशन का चैप्टर होगा, आज घर जाके आप लोग सॉल्व करोगे, हो रहे होंगे एमसीक्यूज इंशाल्लाह। हाँ भाई, तो क्या आंसर आ रहा है इसका? माइनस, स्पीड बहुत तेज़ है आप लोगों की, थोड़ी सी एनईडी के हिसाब से उसको स्लो करना पड़ेगा। आप मुझे बताएं क्या आंसर है, मैं वेरीफाई करता हूँ। क्या आंसर आ रहा है आपके पास? -2x की पावर, मेरे हिसाब से -5/3 होनी चाहिए। -2/3 -1 किया ना आपने, पावर -1, पावर लिखे -2/3, -1 करेंगे तो -5/3 आ रही है मेरे हिसाब से। तो आ रही है कि नहीं आ रही -5? हाँ भाई आगे बढ़े, हो गया ये बेसिक आइडिया, हो गया सब तक क्लियर हो गया ये। चलिए भाई, इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉम्पोजिट फंक्शंस। कॉम्पोजिट फंक्शंस हम उनको कहते हैं कि जिनमें हमारे पास जो है कॉम्पोजिट फंक्शंस हम उनमें कहते हैं जिसके अंदर होल पे कोई पावर होती है। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे पास एक सवाल है y = 2x² + 5 और ब्रैकेट के बाहर एक और पावर है, दो पावर्स आ गई हमारे पास, तो ये हमारे पास कॉम्पोजिट फंक्शंस कहलाते हैं। कॉम्पोजिट फंक्शंस। और कॉम्पोजिट फंक्शंस कैसे सॉल्व होते हैं? कॉम्पोजिट फंक्शंस चेन रूल से सॉल्व होते हैं। और चेन रूल हमें क्या बताता है? चेन रूल हमें ये बताता है कि सबसे पहले पावर को सॉल्व करो, फिर बेस को सॉल्व करो, और अगर एंगल है तो फिर एंगल को सॉल्व करो। ये हमें कॉम्पोजिट फंक्शंस को सॉल्व करने का तरीका है। कॉम्पोजिट फंक्शंस की मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दे दी कि ब्रैकेट के अंदर भी फंक्शन है और ब्रैकेट के बाहर भी एक पावर है। होल पे पावर पिछले किसी सवाल में नहीं आई थी, पहले एक्स के ऊपर एक ही पावर हुआ करती थी, अब दो पावर आ गए, एक अंदर भी और एक बाहर भी है। तो भाई पहले तरीक़ेकार हमारा सेम है। क्या है तरीक़ेकार? कि पावर नीचे उतर गई। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इस सवाल में बेस क्या है, किसी को पता है बेस क्या है? बेस x, वेरी गुड। अगर मैं इस सवाल में आपसे पूछता हूं कि बेस क्या है, बेस बताएगा कोई? ये कह रहे हैं 2x, सब लोग एग्री करते हैं। बेस क्या है इसकी? नहीं? फिर आप बताएं क्या है बेस? सिर्फ x बेस है सवाल। बेस उसको कहते हैं जिसके ऊपर पावर है, जिसके ऊपर पावर है, याद रखिएगा, बेस सिर्फ उसको कहते हैं। मैं ये क्यों रिपीट करवा रहा हूँ? क्योंकि भाई बेस को एज इट इज लिखा जाता है। पहले स्टेप में बेस को एज इट इज, भाई इस स्टेप में 2 को एज इट इज नहीं लिखा, सिर्फ x को एज इट इज लिखा, 2 तो सॉल्व किया। तो भाई याद रखना कि डिफरेंशिएशन में अगर अलजेब्रा का फंक्शन है तो बेस एज इट इज कॉपी होगी। अब यही कॉन्सेप्ट मैं आपसे पूछता हूँ कि इस रेड वाले बॉक्स के अंदर बेस क्या है, बताओ? 2x² + 5। तो पहले स्टेप में एज इट इज लिखो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बेस को पहले स्टेप में एज इट इज लिखा जाएगा। तो भाई पावर जो है, ये जो 5 है वो यहाँ आके 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5 बन गया। अब बेस को मैं एज इट इज लिखूंगा 2x² + 5 और पावर में 1 माइनस हुआ। पहला स्टेप सबको समझ में आया? भाई वही ऊपर जो चल रहा था कि पावर साइड में मल्टीप्लाई हुई, बेस एज इट इज और पावर से 1 माइनस हुआ। इसका मतलब है कि मैंने पावर को सॉल्व कर लिया। अब किसकी बारी आ गई? बेस की बारी आ गई। अब आप सिर्फ ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करके यहाँ लिखोगे।
अब ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करो, तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है 2x², सॉल्व करो क्या बनेगा 2x² का डेरिवेटिव 4x, पावर नीचे आएगी। देखो अब अंदर वाले को सॉल्व करना है, अब हमने किसको सॉल्व करना है, सिर्फ इसको सॉल्व करना है हमने, सिर्फ इसको। तो ये जो पावर है 2 वो यहाँ वाले 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर ये बन जाएगा 4x। अब इसके अंदर बेस ये है, ये इसकी बेस, ठीक है ना, तो बेस एज इट इज आ गई। अच्छा, और ये जो 5s का क्या होगा, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं होगा, तो खत्म। तो ये हमारा आंसर आ गया। मतलब बोर्ड के अंदर जब हम करते हैं तो हम स्टेप वाइज करते हैं, पहले पावर सॉल्व करते हैं, फिर d/dx में बेस लिखते हैं, फिर इस तरह करके आप लोगों ने किया होगा पूरा। मगर यहाँ हमने एक ही स्टेप में काम करना है, तो यहाँ हमने एक ही स्टेप में करना है। सबसे पहले पावर सॉल्व करनी है, बेस एज इट इज लिखनी है, फिर बेस को सॉल्व करना है, फिर आगे जब हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तो मैं बताऊंगा कि उसके आगे एंगल को भी सॉल्व करना है आपने। तो ये एक ही स्टेप में आंसर आ गया। अब इसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि यहाँ से इसको हम इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 5 4 20x और 2x² प्लस 5 की पावर 4। ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? आप लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये आपके पास f(x) दिया हुआ है, और मैं कुछ ऐसा लिख देता हूँ कि 3 और -2x की पावर 3 प्लस 5 और इसकी पावर 4। ज़रा 2 मिनट में इसको सॉल्व कर लें, फटाफट सॉल्व कर लें सब। तो अगर आप लोगों ने ये सॉल्व कर लिया है तो सबसे पहला काम आपने ये करना था कि हमने इस बेस को बिल्कुल नहीं छेड़ना, इस बेस को तो हमने एज इट इज कॉपी करना है। तो हमने पावर को साइड में मल्टीप्लाई करना है, तो 3 4 12 -2x की पावर 3 प्लस 5 एज इट इज कॉपी होगा और पावर में -1 होगा। ये हमारा सबसे पहला काम, ये हमारा स्टेप नंबर 1 है। अब इसी के आगे हम स्टेप नंबर 2 करेंगे, यानी कि सिर्फ ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करेंगे। तो अब हमारी बेस ये हो जाएगी, तो ये जो 3 है -2 से मल्टीप्लाई कर, दैट विल बी -6x²। अब आपने इस ब्रैकेट को इस जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो -12 6 तो 70x² -2x की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3, ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है भाई यहाँ तक? जी 72 कर लेते हैं भाई, 72 हो गया, 12 6 72, परफेक्ट हो गया भाई। आगे बढ़ें। अब भाई हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमें एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू 1/x की पावर 3। हाँ भाई, कौन बताएगा मुझे कैसे सॉल्व होगा? वन अपॉन 3x²। ये कह रहे हैं कि 1/3x²। हाँ भाई, और कोई भी बताओ। तो भाई इसके लिए सबसे पहले आप समझ लें, मतलब इन्होंने एक आंसर बता दिया, आप इसको चेक करते हैं कि सही है कि नहीं। सबसे पहले आप देखो कि आपके अपॉन में x नहीं होना चाहिए, जिसको आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो वो अपॉन में नहीं होना चाहिए, उसको ऊपर लेके जाओ, या फिर उस पर u/v की फॉर्म लगेगी, डायरेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो आसानी है कि नीचे वाले x को ऊपर लेके जाओ। जब हम x को ऊपर लेके जाएंगे तो भाई पावर इसकी -3 हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे बताओ बेस क्या है? बेस x है। तो अब हम क्या करेंगे, बेस को एज इट इज कॉपी करने के लिए पहले पावर को नीचे लाएंगे और पावर -1 करेंगे। तो भाई -3 में -1 करने से क्या बनेगा हमारे पास? -2।
-3 -1 क्या बनेगा? -4। तो भाई ये -4 बनेगा। समझ में आ रही है? अब इसको हम फर्दर अगर सॉल्व कर लें तो ये ऐसे बन जाएगा 3/x⁴ ये ऐसे बन जाएगा। तो देखिए भाई, अपॉन वालों को डायरेक्ट सॉल्व करने से आपका आंसर गलत आएगा। आप पहले उसको ऊपर लेके जाओ, फिर उसको सॉल्व करो आप। चले भाई, सॉल्व करते हैं, कुछ एमसीक्यूज देखते हैं। ये सबसे पहला एमसीक्यू है। सबसे पहला एमसीक्यू हमें दिया हुआ है 1/x²। हाँ भाई, तो पहला काम क्या करेंगे कि x को ऊपर लेके जाएंगे। जब x को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ऐसा ही है। अब -2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले पावर नीचे उतरेगी और पावर में 1 माइनस होगा, तो -2 -1 क्या बनेगा? 1 -3। अब देखो, ये तो कहीं पे भी आंसर नहीं है, इसका मतलब है इसको वापस नीचे लेके जाना है। तो खैर आंसर सही, ये x की पावर ये हो जाएगा। यहाँ पे दोनों आंसर सेम है, यहाँ पे एक आंसर में 3 होगा। तो बहरहाल -2/x⁴ हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इस एमसीक्यू पे। भाई, इसको करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि u/v फॉर्म लगा दो। अभी हम u/v फॉर्म को भी पढ़ेंगे। एक और तरीका है, क्योंकि आपने आंसर देखोगे ना तो आंसर 2 टुकड़ों में, ये दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, 2 टुकड़ों में। इसका मतलब है फंक्शन को तोड़ दो। फंक्शन को तोड़ने का मतलब भाई ये है कि ये जो हमें फंक्शन दिया हुआ है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमें दिया हुआ है x² + 1/x। जब हम इसको तोड़ देंगे तो x² हो जाएगा और 1/x हो जाएगा। क्या पहली बात सबको समझ में आ रही है? जब हमने फंक्शन को ब्रेक कर दिया तो डिनोमिनेटर दोनों के नीचे सेम रहेगा, ऊपर वाला फंक्शन अलग अलग हो जाएगा। इसको एलसीएम ब्रेकिंग कहते हैं। अब जब यहाँ पे हम देखेंगे कि ऊपर x² है, नीचे x है, कटने के बाद क्या बचेगा? x बचेगा, और ये नीचे वाला x ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का x1 हो जाएगा। कटने पे क्यों मुस्कुरा रही है बेटा? x को कैसे सॉल्व करेंगे हम? लगाए भाई, d/dx x पे लगाएंगे, क्या बनेगा? क्या बनेगा भाई? इस x पे 1 बनेगा, तो यहाँ पे हमारे पास 1 बन जाएगा। और यहाँ पे क्या बनेगा? -1, यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा -1। लिखो ना लिखो एक ही बात है। और x की पावर -1 के साथ एक और -1 करेंगे तो -2 हो जाएगा। सही है। तो अब ये हमारे पास बनेगा 1 - 1/x²। ये जो ऊपर पावर है वो नीचे आ जाएगी। एक तरीका तो ये है कि आप इस तरह कर लो। दूसरा तरीका है कि आप u/v फॉर्म लगा के, मैं उससे भी दिखाऊंगा, उसमें 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि u/v फॉर्म से एक फ्रैक्शन आएगी, जबकि हमारे आंसर में आप देखो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? आपको खुद ही दिख रहा है कि आपके जो आंसर है वो ऑलरेडी ब्रेक हुए हैं 2 फ्रैक्शंस में। तो भाई अक्सर ऐसा होता है कि आपने ऑप्शंस को देख के सॉल्यूशन करना होता है। एक क्वेश्चन के 2-3 सॉल्यूशन हो सकते हैं, आपने एक नज़र ऑप्शंस पे भी डालनी है कि क्या राइट आंसर आ रहा है। बहरहाल इसका आंसर हमारे पास देखो, ये डी आंसर है, ये डी आंसर है। क्लियर है भाई? तो ये हमारा 2004 का एमसीक्यू, इसका आंसर है डी। तो अगर आप लिखना चाहें तो आपके पास लिख लें। ये सारे एमसीक्यूज आपके पास उस फॉर्म में भी होंगे, उसमें भी होंगे, और वरना आप लोग चाहें तो इसका सॉल्यूशन लिख लें। अगर आपको लगता है कि आसान है तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें, ठीक है भाई। अच्छा, अब ये जो अंडर रूट के सवाल है ना, स्क्वायर रूट के सवाल है, स्क्वायर रूट के सवाल का मैं एक आसान तरीका आपको बता देता हूँ, एक शॉर्ट ट्रिक के भाई आपने स्क्वायर रूट के सवालों को कैसे सॉल्व करना है। अब सुने, जब भी आप d/dx अप्लाई करोगे स्क्वायर रूट x पे, बताओ x की पावर कितनी है? हाँ 1, बताओ भाई 1 है, 1/2 x की पावर है 1/2। देखिए भाई, जब ये जो स्क्वायर रूट होता है इसका मतलब है 1/2 पावर। सही है कि नहीं? अब जरा सॉल्व कराओ 1/2 पावर को। क्या पढ़ा है हमने डिफरेंशिएशन में? कहाँ आएगी 1/2? यहाँ आएगा। और पावर -1 करो भाई, क्या होगा? हाँ भाई, पावर -1 -1/2 होगा।
सही है। अब भाई ऊपर पावर माइनस आ गई, उसको नीचे ले जाएंगे। जब इसको नीचे ले जाएंगे तो ये ऐसे बन जाएगा 1/2 और x की पावर 1/2, तो ये बन जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। ये मैं आपको डायरेक्ट याद करवाना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आप d/dx अंडर रूट एक्स पे लगाओगे तो उसका आंसर आएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। ये डायरेक्ट याद कर लो, इतना सारा सॉल्यूशन नहीं करना पड़ेगा। सही है, तो ज़रा एक स्टेप और सॉल्व करते हैं। देखें, d/dx अंडर रूट एक्स की पावर 3 पे आ गया। सही है, अब सुन लो मेरी बात, सुन लो क्या करना है। ऊपर मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, सबसे पहला काम 1/2 और अंडर रूट एज इट इज कॉपी कर दो। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट करो, तो अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट करो, एक्स क्यूब को क्या बनेगा 3x²। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब इसको अरेंज कर दो, 3x²/2x की पावर 3, ऐसे कर दो आप। इससे आपको बहुत लंबा ये जो पूरा मेथड है ये नहीं करना पड़ेगा अंडर रूट के सवालों में डायरेक्ट। एक और बार बता दें, एक और बार बता देते हैं। देखिए भाई, मैं ये समझा रहा हूँ कि भाई फॉर एग्जांपल x²+1 आ गया, अंडर रूट का सवाल आ गया ना। अब इसका मतलब है कि इसको या तो आप ऐसे लिख के पूरा चेन रूल अप्लाई करें पावर, या फिर आप डायरेक्ट अंडर रूट के तरीके से करें। अंडर रूट का तरीका हमें क्या बताता है, सबसे पहले लिखो 1/2 और पूरा अंडर रूट अंदर कॉपी कर दो, ऐसे। ठीक है, अब आप क्या करो, अंदर जो अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है उसे डिफ्रेंशिएट करें। तो बताएं इसी तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या आएगा? हाँ, 2x, ऐसा ही है। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आ गया x/x²+1, डायरेक्ट हो गया। तो 2 स्टेप में हो गया ये क्वेश्चन, अंडर रूट के सवाल 2 स्टेप में हो गए। ठीक है भाई, तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो चले भाई अब हम ये वाला सवाल सॉल्व करते हैं। बल्कि ये तो ज़रा आप लोग करें, अंडर रूट 1+x² दिया हुआ है सवाल में, क्या होगा भाई सबसे पहले? हाँ, वेरी गुड। सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व करते हुए हम लिखेंगे, ये 2007 का है MCQ। सबसे पहले लिखेंगे 1/2 अंडर रूट 1+x²। सबसे पहले तो ये लिख दें। अब अंडर रूट के अंदर जो है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इस वाले 1 को तो क्या आएगा 0, और x² को करेंगे तो 2x, तो ये 2x आएगा। अब ये 2 से 2 कैंसिल, तो 2/1+x²। अब ये हम अपने आंसर में अगर ढूंढ लें, सॉरी 2 तो कट गया था, तो ये x बचा, तो ये हमारे पास ए ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर। ठीक है भाई, तो रूट के क्वेश्चन इस शॉर्ट ट्रिक से कम स्टेप्स में सॉल्व हो जाएंगे, और यही हमारा मेन मकसद है भाई कि कम स्टेप्स में हमारा क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ तक अगर किसी को कोई इशू है तो क्लियर कर ले, क्योंकि आगे वाले सवाल जो है ना वो विद रिस्पेक्ट टू x नहीं है, दिख रहा है आपको, विद रिस्पेक्ट टू x3। पुराने सवाल में था विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपने पेपर में ये भी अच्छे तरीके से समझना है कि किस रिस्पेक्ट से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ तक अगर कुछ लिखना है तो लिख लें, वरना आगे बढ़े हम। मेरा ख्याल में इसका जो बेसिक आइडिया, जैसे कि अंडर रूट को सॉल्व करने का एक मेथड कम से कम आप लोग कॉपी करते रहो, ताकि बाद में आपको रिवीजन में आसानी हो। यानी कि पेपर से एक दिन पहले जब अपने रजिस्टर को स्कैन करोगे तो उसमें आप देख सकते हो आराम से कि भाई ये किस तरह से सॉल्व हुआ हुआ। तो एक दफ़ा इसको तरतीब से लिखते रहोगे तो आसानी हो जाएगी। MCQs का मिल जाएगा, मगर ये सॉल्यूशन तो अभी मिट जाएगा इसमें, या सॉल्यूशन की वीडियो का मुझे पता नहीं है, मगर MCQs आपको मिल जाएंगे। ये तो आप पेज के ऊपर अभी मैं बैक करूँगा तो मिट जाएगा ये जी। MCQs ना लिखें आप, छोटा छोटा सा जो शॉर्ट ट्रिक की वो है ना, वो बस आप लिख लें। आगे बढ़ें। तो देखिए भाई, अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट स्टडी कर रहे हैं कि अगर हमारा सवाल आएगा विद रिस्पेक्ट टू x³ या विद रिस्पेक्ट टू sin x, किसी भी फंक्शन के हिसाब से डेरिवेटिव आ सकता है, तो अब आपने क्या करना है? विद रिस्पेक्ट टू x करने का तरीका तो हमने पढ़ लिया। अच्छा भाई, इसमें क्या करना है भाई, आपने ऊपर वाले को भी डिफ्रेंशिएट करना है और अपॉन में नीचे वाले को भी डिफ्रेंशिएट करना है।
यानी कि एक्स क्यूब को करेंगे तो क्या आएगा 3x², और विद रिस्पेक्ट टू के बाद वाले को डिफ्रेंशिएट करके नीचे लिखना है आपने, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 3x², कटने के बाद क्या आ गया 1, तो इसका मतलब है इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1 आंसर है। समझ में आ रही जी? दोबारा समझा देते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू क्या है x², और ये फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। 1 मिनट के लिए अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई ये जो x4 + 6x³ + 8x है, अगर ये विद रिस्पेक्ट टू x होता तो क्या आंसर आता, जरा बताओ। अगर विद रिस्पेक्ट टू x होता तो क्या आता, 4x³ प्लस 18x² + 8, ऐसा ही आता ना। तो भाई आप यही काम करोगे, इसको ऊपर लिखोगे क्या 4x³ प्लस 18x² + 8। ये काम तो आप पहले भी कर रहे थे, अब भी कर रहे थे, लेकिन इस सवाल में विद रिस्पेक्ट टू क्या आ गया x²। x² को डिफरेंशिएट करने से क्या आएगा, नहीं x² को पहले करो डिफरेंशिएट करो 2x, वो नीचे लिखोगे। ये एडिशनल काम है कि भाई विद रिस्पेक्ट टू के बाद जो चीज़ आ रही है उसको डिफरेंशिएट करके अपॉन में लिखना, d/d। भाई पहले ना x आ रहा होता था, उसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा बताओ, x को डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा 1 आएगा, इसलिए अपॉन में लिखते नहीं थे, फायदा ही नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि विद रिस्पेक्ट टू के बाद जो भी चीज़ आएगी उसको अपॉन में लिखना है। अच्छा भाई, अब अगर हम देखें ना तो हमारा आंसर तो अभी भी मैच नहीं कर रहा, क्योंकि गिवन आंसर्स में से कोई भी आंसर फ्रैक्शन में नहीं है। उसकी वजह यह है कि इसकी सिंप्लीफाई हुआ है। तो आप देखो कि कुछ ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, हाँ एलसीएम ब्रेक कर देंगे। इसका एलसीएम ब्रेक करने का मतलब यह है कि भाई हर एक के नीचे हम लिखेंगे, देखें भाई x³ के नीचे भी 2x लिखेंगे, 18x² के नीचे भी 2x लिखेंगे, इस तरह हम हर फंक्शन के नीचे 2x लिखेंगे। तो हम लिखेंगे प्लस 8/2x। तो फाइनली ये हमारे पास कुछ ऐसा सवाल बन जाएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा, कहाँ है 4, ऊपर 4 है, राइट, ऊपर 4 है, तो फिर ऊपर 2x² बच रहा है, सही है। और 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18, तो प्लस 9 और एक x भी कट गया 9x, प्लस 2 × 1 = 2 और 2 × 4 = 8, तो ये बच रहा है 4/x। ठीक है जी, तो ये है हमारा राइट आंसर, ऑप्शन सी, 2x² + 9x + 4/x, ये हमारा राइट आंसर है। तो देखिए भाई विद रिस्पेक्ट टू के बाद जो भी चीज़ आएगी अब आप आसानी के साथ उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया भाई? अच्छा जी, इसके बाद जो है वो हम आगे बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। तो ये एक दफ़ा लिख लें, विद रिस्पेक्ट टू के बाद अगर कोई और फंक्शन आएगा तो उसको हमने कैसे सॉल्व करना है, इस एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख लें। क्वेश्चन ना लिखें, सिर्फ सॉल्यूशन कॉपी कर लें। लिख लिया आप लोगों ने, आगे बढ़े। चले भाई, इसके बाद हमने स्टार्ट करनी है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज अगर आपको याद है तो बताएं। नहीं यार, आज पेपर कौन कौन दे के आया? कोई है इंजीनियरिंग का? फिर दोनों आप पेपर दे के आई हैं? अच्छा, बाकी सब कंप्यूटर साइंस वाले हो, गाँव वाले हो? गाँव वाले हो, अच्छा, फिर सही है, गांव वाले जिंदाबाद। तो फिर गांव वाले भाई फॉर्मूलाज तो याद करने पड़ेंगे आप लोगों को। अगर एनडी में अगर जुगाड़ है कोई लिखने विखने का कि ले जाओ लिख के, तो फिर अलग बात है, और अगर नहीं है जुगाड़ तो फिर याद करने पड़ेंगे। फॉर्मूलाज जो हैं आपको 6 याद करने और आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तो ऐसा टॉपिक है कि भाई ये आप कहीं भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। एनडी में तो ये होता है कि भाई एकदम से सिस्टम खुद आपको MCQ दे रहा होता है। मोस्टली बच्चों के डिफरेंशिएशन के, इंटीग्रेशन के MCQs आते हैं। डिफरेंशिएशन नहीं करोगे, इंटीग्रेशन भी नहीं होगी।
तो मतलब रटना पड़ेगा आपको फॉर्मूला, और रटने का तरीका है मैं आपको बता दूँ, बार बार लिख के याद होगा। मतलब एक दफ़ा भी लिख लो, घर जाओ एक पेज पे लिखो, फिर अगला पेज पलटो, फिर लिखो, फिर पेज पलटो, फिर मतलब बार बार बगैर देखे लिखो, इस तरह याद होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब करना क्या है आपने भाई, फार्मूलाज हैं आपके पास 6, तो 6 फार्मूलाज हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहला हमारा फंक्शन है साइन एक्स, फिर हमारा फंक्शन है कॉस एक्स, फिर हमारा फंक्शन है टेन एक्स, इसके बाद हमारा फंक्शन है कॉट एक्स, फिर हमारा फंक्शन है सेक एक्स, और फिर हमारा फंक्शन है कोसेक एक्स। तो ये हमारे 6 फंक्शन, ठीक है भाई। अब इन 6 फंक्शन पे हम लगा रहे हैं भाई डी अपॉन डी एक्स, तो हर एक फंक्शन से पहले डी अपॉन डी एक्स भी लिख लें। इसी ऑर्डर से आपने 6 फंक्शन याद करने। अब भाई पहला और दूसरा जो है ना वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। साइन को डिफ्रेंशिएट करोगे वो हमारे पास आएगा कॉस एक्स, कॉस को डिफ्रेंशिएट करोगे तो वो आएगा माइनस साइन एक्स। ये हमारा पहला और दूसरा फंक्शन डिफ्रेंशिएट हो गया। तीसरा और चौथा फंक्शन इस तरह से एक जैसा है कि भाई tan का डेरिवेटिव क्या है, याद है किसी को? हाँ भाई याद है, वेरी गुड। तो tan का डेरिवेटिव है sec स्क्वायर एक्स या सेकेंड स्क्वायर एक्स। और cot का क्या डेरिवेटिव है? नहीं यार, cot का डेरिवेटिव तो भाई ये देखो sec यूज कर लिया ना हमने, sec यूज कर लिया, अब cosec यूज करेंगे हम। तो cot का डेरिवेटिव है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। मतलब कि जो थर्ड और फोर्थ फंक्शन है ना इसका डेरिवेटिव स्क्वायर की फॉर्म में आता है, सही है भाई। और स्क्वायर भी किसका? सेक का स्क्वायर और कोसेक का स्क्वायर। भाई tan का डेरिवेटिव, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये सेटिंग अगर ऐसे 6 की याद कर लोगे तो फॉर्मूला का डेरिवेटिव भी थोड़ा सा आसान हो जाएगा याद करना। अब सुनो, मैं ये बता रहा हूँ कि भाई tan का डेरिवेटिव आया सेक स्क्वायर एक्स। अब जब सेक का डेरिवेटिव होना था, ये सेक का डेरिवेटिव निकाल लेना, यहाँ देखिएगा, यहाँ सेक का डेरिवेटिव देखें क्या होगा। सेक का डेरिवेटिव में आना तो tan चाहिए था, लेकिन सेक ने बोला नहीं नहीं मैं खुद आऊँगा। तो सेक के डेरिवेटिव में एक दफ़ा सेक एक्स खुद आ गया और एक दफ़ा tan एक्स आ गया। याद रहेगा, आखिरी वाले जो 2 फंक्शन हैं वो पहले खुद आएंगे। मतलब कोसेक के फंक्शन में पहले क्या आएगा? पहले खुद कोसेक आएगा, पहले खुद कोसेक आएगा और फिर उसका उल्टा। उल्टा मतलब जब कॉट का फंक्शन हुआ था तो कोसेक आया था, तो कोसेक के फंक्शन में एक दफ़ा कॉट आएगा। अब ये 2-2 का पेयर बन गया। कैसे? साइन और कॉस का सिंगल सिंगल फंक्शन आंसर आ रहा है, दरमियान वाले 2 का पावर 2 आ रहा है, आखिरी वाले 2 में पहले फंक्शन खुद आ रहा है फिर उसका उल्टा आ रहा है। और एक निशानी और है, जितने भी सी वाले फंक्शन है, अब गौर से देखो, ये देखो भाई कॉस के साथ सी आ रहा है तो फिर माइनस आ रहा है। देखो भाई कॉट के साथ कॉट सी से शुरू हो रहा है तो माइनस आ रहा है, कोसेक सी से शुरू हो रहा है तो माइनस आ रहा है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है कि इस तरह से माइनस आता है। तो ये 6 फंक्शन आपने लिखने हैं। मुझे उम्मीद है कि आपकी नेक्स्ट क्लास में मैं दरम्यान से आपसे पूछूंगा कि भाई कॉट का डेरिवेटिव क्या है, कोसेक का क्या है, तो आप लोग को रटे हुए हो इंशाल्लाह। अगर आप लोगों ने एडमिशन ले लिया और किसी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो भाई, तो उसके लिए कुछ ट्रिक्स तो याद करनी पड़ेंगी आप लोगों को। यहाँ तक अगर आप लोगों ने लिख लिया तो हम आगे बढ़ें। अब हम असल में ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। तो देखिए भाई, अगर हमारा सिर्फ साइन एक्स होता, बताओ भाई क्या आंसर आता है इसका? कॉस एक्स आता। लेकिन हमारा सवाल है साइन 5x। समझ में आ रही कि नहीं आ रही कहानी? आप बताएं बेस क्या है? बेस बताओ, बेस क्या है इसमें? बोलो बोलो, गलत भी बोलोगे क्या मसला है? बेस क्या है? साइन एक्स, पूरी बेस है। समझ में आ रही है? मेरी बात गौर से समझना, ट्रिग्नोमेट्री में अक्सर इशू होते हैं बच्चों को। बेटा अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है ना साइन थीटा और बाहर लिखा हुआ है स्क्वायर, जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो आप लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा, मतलब थीटा एंगल पे नहीं लगता। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इससे आपने समझना है कि भाई ये जो स्क्वायर जब आ जाएगा तो साइन थीटा पूरी की पूरी बेस होगी। और मैं इससे समझा दूं कि जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो पावर को बाहर लिखेंगे और बेस को एज इट इज कॉपी करेंगे। तो बच्चे अक्सर क्या करते हैं, एंगल को लिखना भूल जाते हैं। तो भाई बेस में पूरा एंगल आएगा, यानी कि साइन एक्स एज इट इज कॉपी होगा। अब पावर में -1 होगा। ये सबसे पहला काम हम हमेशा करते हैं, पावर नीचे उतरी, बेस एज इट इज और पावर में -1। अगला काम क्या करते हैं, अब बेस को सॉल्व करेंगे। बताओ बेस क्या थी? साइन एक्स।
अब बताओ उसको डिफ्रेंशिएट करोगे क्या आएगा, cos x। तो ये आपका पूरा आंसर आया। समझ में आ रही है, ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन करते हैं भाई, मैं ये बता रहा हूँ कि आए हम लोग सॉल्व करते हैं cos 3x को। बताओ बेस क्या है इसमें, cos x, पूरा cos x बेस है। लेकिन सबसे पहला काम क्या होगा, चेन रूल से सॉल्व होगा। चेन रूल हमें बता रहा था कि भाई हमने सबसे पहले पावर सॉल्व करनी है, फिर बेस सॉल्व करनी है, फिर एंगल भी करना है। अभी हम एंगल को भी देखते हैं। तो चले भाई, तो सबसे पहले पावर को यहाँ लिखेंगे और बेस को एज इट इज कॉपी करके पावर में -1। अब हम बेस को सॉल्व करेंगे। बेस क्या है हमारे पास, cos x। क्योंकि c वाला फंक्शन है तो एक दफ़ा माइनस आएगा और साथ में sin x आएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कोई मुझे बता सकता है इसमें एंगल क्या है, इस क्वेश्चन में एंगल क्या है? एंगल x है। जब आप x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। इसलिए ये पूरा तरीका है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलें भाई आए एक और सवाल सॉल्व करते हैं। भाई मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास एक सवाल है sin 4 2x, ये हमारा क्वेश्चन है। बताओ बेस क्या है, बेस sin 2x, ये पूरी बेस है। ये जहन में रखो बेटा, वरना पहले स्टेप में गलती कर दोगे। बेस पहचानो सबसे पहले। तो बेस एज इट इज कॉपी होगी। क्या होगा कि पहले 4 नीचे आएगा, बेस पूरी की पूरी कॉपी होगी, पावर में 1 लेस होगा। ये आपने स्टेप 1 कर लिया। अब आप बेस को सॉल्व करोगे। बेस है sin 2x, तो सिर्फ साइन सॉल्व होगा, 2x एज इट इज कॉपी होगा। ये भी बात ध्यान में रखना कि जब एंगल अलग आएगा तो बेस का मतलब है sin x को सॉल्व करने से cos और 2x एज इट इज। अब 2x की बारी आएगी, एंगल की बारी सबसे लास्ट में आती है। तो 2x को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही कहानी? अब हम आखिर में क्या करेंगे, इस 2 को इस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 sin 3 2x cos 2x। क्या ये बात आप सब लोगों को समझ में आ रही है? अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो चले आए हम वर्कशीट पे चलते हैं। और अब आप लोग MCQ नंबर 6 ज़रा जल्दी से सॉल्व कर लो, क्या आंसर आ रहा है। देखो बेटा, मैं चाह रहा हूँ कि पास पेपर वाले तुम लोग खुद करो। इतनी अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी डेवलप हो जाए कि भाई पास पेपर वाला क्वेश्चन तुम्हें खुद आ जाए। हाँ भाई, क्या होगा? ऑप्शन लिखे हैं भाई, ABCD। इनके हिसाब से C ऑप्शन है, आपके हिसाब से D ऑप्शन है। बाकी सब भी बताओ भाई, 2 लोगों के आंसर आए, C है। सॉल्व कर लो एक दफ़ा, सॉल्व कर लो। आई रिकमेंड के सॉल्व कर लो, हाथ नहीं घिसेंगे तुम्हारे, जितनी उंगलियां ऐसी रहेंगी ये। भाई देखें, ये कौन से आया हुआ है, 2003 में आया हुआ है, 2015 में आया हुआ है, 2011 में आया हुआ है, 18 का भी MCQ है, 2010 का है। अच्छा भाई नीचे चलते हैं, 2016 का है, 14 का है, 19 का है, 22 का है। ये देखो 2022 का MCQ है, दिख रहा है आपको, EX प्लस cos x। तो भाई ये मिक्स है इसमें, ये वर्कशीट कर लोगे तो इसमें मिक्स है। 2021-22 तक के बच्चों के MCQ यहाँ पे डले हुए। बस ये थोड़ा सा टॉपिकल है, तो टॉपिक के हिसाब से वो थोड़े आसान है। आगे भाई E भी आ जाएगा और LN भी आ जाएगा, तो पूरा टॉपिक डिफ्रेंसिएशन सारी क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह से। ठीक है, तो हम तो इस क्लास में पास पेपर्स ही स्पेसिफिकली सॉल्व कर रहे हैं या पास पेपर वाले MCQ सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें इंशाल्लाह वो सारे MCQ कवर हो जाएंगे, आपके रिवीजन हो जाएगा इंशाल्लाह। थोड़ा सा हम जल्दी मूव करें भाई आगे। तो बताओ भाई क्या आंसर है इसका? D आंसर है। C, अभी कुछ लोग C भी कह रहे थे। लिख के देखा, लिख के लिखना बहुत ज़रूरी है भाई, लिख के ज़रूर देखिएगा। तो चले भाई हम लोग इसको एक दफ़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे भाई तो पावर सबसे पहले नीचे आएगी, तो बन जाएगा 3 sin 2x, ये स्टेप नंबर 1। अब हम पावर हटा के सिर्फ बेस को सॉल्व करेंगे, तो बेस जो हमारी sin x है उसको सॉल्व करने से cos x आएगा। ब्रैकेट ओपन करने से बन जाएगा 3 sin स्क्वायर x cos x। तो ये हमारा ऑप्शन D हमारा राइट आंसर। ठीक हो गया। आगे भाई MCQ नंबर 7 सॉल्व करो। इनका भी D है भाई, कह रहे हैं इनका D आंसर है। शक्ल से ही लग रहा है D आंसर है। सॉल्व कर लो भाई, एक दफ़ा लिख के अपने रजिस्टर में। आप सॉल्व नहीं कर रही हैं, करिए भाई साहब। आप पीछे भी सॉल्व कर रहे हैं, लिख रहे हो भाई, मेजर चीज़ें ज़रूर लिख लेना।
क्या भाई सॉल्व हुआ ये? हाँ, तो एक दफ़ा हम सॉल्व अगर करेंगे इसको तो ये कुछ ऐसा होगा, सबसे पहले ये वाला 3 यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 और बेस जो है साइन 2x एज इट इज़ और पावर 2 बनेगी, बिल्कुल साइन स्क्वायर 2x, ये हमारा स्टेप नंबर 1 है। फिर जब हम बेस को सॉल्व करेंगे तो cos 2x बनेगा, फिर हम 2x को सॉल्व करेंगे तो 2 बन जाएगा। अब ये वाला 2 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 साइन स्क्वायर 2x cos 2x। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो एंगल क्वेश्चन में गिवन होता है वही सारे फंक्शंस में आता है, क्योंकि अक्सर बच्चे गलती करते हैं, इसकी एंगल लिखना भूल जाते हैं। तो ये मैं आपको वो मिस्टेक्स बता रहा हूँ जो मैंने चेकिंग करते हुए ऑब्जर्व किए हैं, तो वो मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि वो ना हो आपकी। अक्सर ये गलती होती है कि एंगल जो है वो यहाँ पे कॉपी नहीं करते, एंगल जो है वो सारे आंसर में सेम कॉपी होता रहेगा। पूछ रहे हैं, आगे बढ़ें। अब हमारा फंक्शन जो है अपॉन में आ गया, ये अपॉन में फंक्शन आ गया, तो भाई अपॉन में सॉल्व कर लेते हैं ज़रा इस फंक्शन को। अपॉन को सॉल्व करने के लिए, किसी भी फंक्शन को अपॉन में सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है u अपॉन वी फॉर्म, d अपॉन डी एक्स यू अपॉन वी फॉर्म। याद है किसी को u अपॉन वी फॉर्म क्या होती है? बताएं। u अपॉन वी फॉर्म नहीं याद, किसी को भी याद नहीं है जी? वेरी गुड, पहले v लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ u। तो इसको भाई देसी तरीके से याद करना है अगर आपने, तो नीचे वाला एज इट इज लिखना है, ऊपर वाले को सॉल्व करना है। समझ में आ रही है? यानी कि ऊपर वाले को सॉल्व करके नीचे वाला एज इट इज, फिर आएगा माइनस। किसको सॉल्व किया अभी आपने? ऊपर वाले को सॉल्व किया ना, नीचे वाला एज इट इज लिखा। अब उल्टा कर लो, अब आपने ऊपर वाला एज इट इज लिखना है और नीचे वाले को सॉल्व करना है, ठीक है ना भाई? और अपॉन में हम क्या लिखेंगे? वी स्क्वायर, ये लिखेंगे हम, या साइड में 1/v² लिख लो या v लिख ले। चले भाई, एक हम नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन का मतलब है एक अलजबरा का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, d अपॉन डी एक्स एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। तो ज़रा बताएं, सबसे पहले हमने किसको सॉल्व करना है? x प्लस 1, ऊपर वाले को। देखो भाई, ऊपर वाले को सॉल्व करना है, u को पहले सॉल्व करना है, ऊपर वाले को, ठीक है? तो ऊपर वाले को सॉल्व करो, इस x को सॉल्व करोगे क्या आएगा? 1, तो 1 आएगा, साथ में नीचे वाला एज इट इज कॉपी हो गया। यानी समझ में आ रही है? ऊपर वाले को सॉल्व के नीचे वाले को ब्रैकेट में लिख लिया, फिर माइनस। अब ऊपर वाले को एज इट इज लिख लो और नीचे वाले को सॉल्व कर लो। नीचे वाले को सॉल्व करो, x प्लस 1 को भी सॉल्व करे, क्या बनेगा? सिर्फ 1। और अपॉन में जो नीचे लिखा हुआ है उसका स्क्वायर आ जाएगा। मैं रिपीट करूं, देखिए भाई, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इसको सॉल्व करके ये बना दिया और नीचे वाला एज इट इज कॉपी कर दिया, ये रहा। फिर मैंने माइनस लिखा और फिर मैंने इसको एज इट इज लिखा है और इसको सॉल्व करके यहाँ लिखा है। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। चले भाई, एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। d अपॉन डी एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स। बताओ भाई, सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? सबसे पहले ऊपर वाला, ऊपर सॉल्व होगा। सबसे पहले साइन एक्स, बताओ क्या बनेगा? कॉस एक्स। ऊपर वाला सॉल्व होगा कॉस एक्स और नीचे वाले को एज इट इज लिखोगे। आप पहले लिख लो या बाद में लिख लो, ये तुम्हारी मर्जी। समझ में आ रही है? ऊपर वाले को सॉल्व के नीचे वाला एज इट इज माइनस। अब भाई इसको सॉल्व कर लिया था ना साइन एक्स को, अब इसको एज इट इज लिख दो, इसको एज इट इज लिख दो और नीचे वाले को सॉल्व करोगे तो 1 आएगा और अपॉन में x का स्क्वायर। ये इसको सॉल्व करने का तरीका, नीचे वाला जो भी है वो एज इट इज रहेगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। आए भाई, एक और दफ़ा सॉल्व करें, x अपॉन कॉस x। बताओ भाई, सबसे पहले किसको सॉल्व करना है? ऊपर वाले को, x को सॉल्व करना है, तो वो 1 हो गया और साथ में कॉस x एज इट इज आ गया माइनस। अब ऊपर वाले को सॉल्व कर लिया है ना पहले, अब उसको एज इट इज लिख दो और नीचे वाले को सॉल्व कर लो, क्या आएगा? माइनस साइन एक्स अपॉन में नीचे वाला एज इट इज लिख के स्क्वायर। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, आप 2-3 सवाल लिख लिख के इस तरह से। पहले शायद अजीब सा लग रहा होगा नीचे ऊपर, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे ना उसको 2-3 दफ़ा, तो ये रवानी में आपको ज़्यादा आसान लगेगा इंशाल्लाह। लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डेफिनेटली। तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ये हमारी u अपॉन वी फॉर्म। तो u अपॉन वी फॉर्म जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए।
इसके साथ ही हम लोग यूवी फॉर्म भी स्टडी कर लेते हैं। तो आए हम लोग यूवी फॉर्म भी पढ़ लेते हैं। यूवी फॉर्म का मतलब है एक्स साइन एक्स। भाई यू अपॉन वी का मतलब था दो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं, यहाँ पे दो चीज़ें क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई। और दो चीज़ें कौन सी, अलग अलग फंक्शन, एक अलजबरा है बाहर, एक्स अलजबरा है, साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्री है, दो अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा पहले ऊपर वाले को सॉल्व किया था ना, यहाँ पे भी हम ऐसा करेंगे, पहले वाले को सॉल्व करेंगे। बताओ एक्स को सॉल्व करोगे क्या आएगा, 1 आएगा, साइन एक्स एज इट इज आ गया, वही कहानी चल रही है, पहले वाले को एज इट इज, साइन एक्स एज इट इज। अब माइनस की जगह पे प्लस लिखेंगे। अच्छा यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की, यहाँ पे माइनस है, अच्छा ठीक है ये तो सही था, बल्कि मैंने ये सॉल्व करने के बाद लिखा था, तो असल में बीच में माइनस आते हैं। फ्रैक्शन में अपॉन वाले सवाल में माइनस आएगा और मल्टीप्लाई वाले सवाल में प्लस आएगा। अच्छा बताओ एक्स को सॉल्व कर लिया हमने, ये हमने, अब एक्स एज इट इज लिखेंगे और साइन एक्स को सॉल्व करोगे तो कॉस एक्स आएगा। तो ये हमारा आंसर, ठीक है भाई। तो ये प्रोडक्ट रूल, ये दोनों सवाल जरा जल्दी से कॉपी कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक सवाल ये और एक सवाल ये। नीचे कर दूं वापस, लिख लिया भाई आप लोग, वही वाला लिख रहे हो, लिख लिया, ये भी लिख लिया। कोई भी एक u अपॉन v का एक सवाल कॉपी कर लो, एक uv का कॉपी कर लो। आगे बढ़े, चलें भाई आगे चलें। अच्छा भाई इसके बाद हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फिलहाल स्किप कर रहे हैं क्योंकि उसके भी 6 फार्मूलाज हैं। तो पहले मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग नॉर्मल वाले फार्मूलाज याद कर लो, फिर हम इन्वर्स करेंगे। लेकिन मैं उसके बाद वाला टॉपिक आपको पहले स्टार्ट करवा रहा हूँ और वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन से अक्सर एमसीक्यूज आते हैं और बहुत ही रीसेंट सालों के जो एमसीक्यूज है उसमें भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आए हैं। अब हमारे कोर्स में आप यूँ समझ लें, अगर मैं आपको बहुत कॉन्सेप्ट नहीं सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताऊं तो 3 तरह के एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हमारे कोर्स में शामिल है जिनकी डेरिवेटिव्स आपको आने चाहिए शॉर्ट ट्रिक से डायरेक्ट। उसमें से सबसे पहला एक्सपोनेंशियल फंक्शन है कि ई ऑफ एक्स। इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन की ख़ास बात यह है कि इसकी बेस जो है वो ई होगी और पावर में वेरिएबल होगा, मतलब नीचे हमेशा ई होगा। बेस आप सब लोग को अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए। इसमें बेस ई होगा। अलजेब्राइक फंक्शन जब हमने सॉल्व किए थे तो बेस एक्स थी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सॉल्व किए थे तो बेस ट्रिग्नोमेट्री का कोई साइन कॉस एक्स वगैरह था। अब हम एक्सपोनेंशियल सॉल्व कर रहे हैं तो बेस में ई आ रहा है, पहचान करने का तरीका, ताकि आपको पता चले कि किस सवाल में क्या तरीका यूज़ करना है। अच्छा भाई दूसरी तरह का जो फंक्शन है उसको हम ऐसे लिखते हैं ए ऑफ एक्स। इसमें ये जो ए है ना, ए बेस कैन बी एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है। इसकी एग्जांपल में एक और लिखवा देता हूँ, जैसे कि भाई 2 की पावर x को सॉल्व करने के लिए आ गया 2 की पावर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो मैंने ऊपर लिखवाया ना उसकी अगर मैं एग्जांपल लिखवाऊँ तो ऐसा सवाल भी आ सकता है e की पावर 2x। मतलब ऊपर जो पहली टाइप मैंने लिखवाई है उसमें बेस हमेशा ई होगी, जो मैंने टाइप 2 लिखवाई है उसमें बेस ए भी हो सकती है, बेस बी भी हो सकती है, बेस कोई नंबर 2 भी हो सकता है, बेस कोई नंबर 3 की पावर 5x भी हो सकता है। बेस जो है ना वो कोई भी नंबर हो सकता है। ये हमारी टाइप 2 के सवाल, सही है भाई, लिख रहे हो मेरे साथ साथ, लिख रहे हो। ये थर्ड कैटेगरी हमारे कोर्स में बेटा ये आती है कि जिसमें हमारे पास बेस और वेरिएबल, बेस और पावर दोनों वेरिएबल हैं, नीचे भी x है ऊपर भी x है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा?
ऑप्शन नंबर 1 जो मैंने आपको लिखवाया टाइप 1 उसमें बेस ई थी, टाइप 2 में भी पावर एक्स है मगर बेस 2 थी, टाइप 3 में देखो नीचे भी एक्स आ गया, ये भी एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब है भाई पावर तो होगी, एक्सपोनेंट का मतलब ही पावर है। ये तीनों कैटेगरीज को हम अब स्टडी करेंगे। अच्छा भाई इसमें ज़रूरी नहीं है एक्स की पावर एक्स हो, इसमें अक्सर सवाल आता है एक्स की पावर साइन एक्स, समझ में आ रही है? ये काम ऊपर भी आ सकता है टाइप 1 में e की पावर साइन एक्स, अगर e की पावर साइन एक्स आ गया वो टाइप 1 होगी, अगर x की पावर साइन एक्स आ गया वो टाइप 3 होगी। क्यों? बेस को चेक करना है कि बेस क्या है, समझ में आ रही है ना? बेस का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आगे इंशाल्लाह जल्दी सवाल क्या सही मेथड आप दिमाग में ले आओगे। शॉर्ट ट्रिक की बात बता रहा हूँ, जल्दी से आप शॉर्ट ट्रिक पे आ जाओ। क्लियर है यहाँ तक? ये सब लिख लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं इनको सॉल्व करने के तरीके के ऊपर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप 1। अगर आप लोग ये नहीं लिख पा रहे हैं तो मुझे बताएं, मैं थोड़ा टाइम दे देता हूँ। आप इसको कॉपी ज़रूर करते रहें ताकि आपको रिवाइज होता रहे कि हम क्या कर रहे हैं। अगर आपको पहले से आता है तो आप सिर्फ ट्रिक्स को जहन में रख के एमसीक्यू खुद सॉल्व कर लें। पहला एमसीक्यू हम ये सॉल्व कर रहे हैं, ई की पावर एक्स स्क्वायर। बताओ क्या ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है? क्यों? क्योंकि बेस ई आ गए। 3 तरह के एक्सपोनेंशियल फंक्शन बताए हमने, है कि नहीं? तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब भी आता है याद रखना तीनों तरह के एक्सपोनेंशियल फंक्शन में सवाल एज इट इज कॉपी होगा, ये सबसे पहली बात। और पावर को सॉल्व करके लिखोगे तो पावर क्या है? एक्स स्क्वायर। सॉल्व करो जरा, बताओ क्या होगा? 2x। तो ये इसका आंसर आ गया, अरेंज कर दो 2x e की पावर एक्स स्क्वायर। समझ में आ रही है कहानी? अच्छा भाई तो हम आ गए हैं इस पे। ये एमसीक्यू नंबर 1 मैंने आपको सॉल्व करवा दिया, मतलब 13। नंबर 14 चेक करें ज़रा आप लोग, क्या आएगा नंबर 14? एमसीक्यू नंबर 14 करने के लिए दिया हुआ है। एमसीक्यू नंबर 14 का आंसर बताएं मुझे। और ज़्यादा बेहतर क्लियर है। एमसीक्यू नंबर 14, हाँ भाई क्या आंसर आ रहा है एमसीक्यू नंबर 14 का? आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ डी आएगा। क्या होगा भाई? सबसे पहले हम इसको लिखेंगे कि e की पावर 2x स्क्वायर प्लस x तो एज इट इज आ जाए, और पावर को सॉल्व करो तो इसको सॉल्व करने से क्या बनेगा? 4x, और x को सॉल्व करने से +1। अब ढूंढ लो ये आपका आंसर कहाँ है? ये आंसर है आप, सही है? इस पे आ जाओ, e की पावर cos x। हाँ भाई दिमाग में सॉल्व करो। सबसे पहला काम क्या करना है आपने? सबसे पहला काम क्या करना है? e की पावर cos x को एज इट इज लिखना है, ऐसे ही करना है क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब उसकी पावर को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? माइनस साइन x। इसको ढूंढ लो कहाँ लिखा है? लास्ट में लिखा है, ऑप्शन डी में लिखा है। ये देखो भाई 2022 का एमसीक्यू आ गया। तो देखो ex को सॉल्व करोगे तो ex एज इट इज आएगा। ये बात भी ध्यान में रखिएगा भाई कि d/dx ex पे लगता है तो उसका आंसर ex ही रहता है, ठीक है ना? तो जरा ये आप लोग कुछ एमसीक्यूज इसके सॉल्व करें, यहाँ से फिर इंशाल्लाह जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। नंबर 14 तक मैंने करवा दिया है, 15 भी मैंने करवा दिया है। तो 16, 17। अच्छा भाई 17 में u v फॉर्म लगेगी, तो ये जरा सब लोग 17 अटेम्प्ट करें। 17 कहाँ है? ये 17 में u और ये v। प्रोडक्ट रूल भी मैंने आपको पढ़ा दिया, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। जरा स्टार्ट करें इसको सॉल्व करें। यहाँ सेक्शन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ये सॉल्व करके फिर क्लास खत्म हो जाएगा। ये आपने तक सॉल्व करके गलत भी होना तो कोई मसला नहीं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। एमसीक्यू लिख के ले लेना, 19 तक के एमसीक्यू होने चाहिए।
सर ये PDF सेंड करवा दीजिएगा। ये जो सन्ना छोड़ा है वही जो वीडियो